Hello UPSC aspirants. Let's discuss about Glasgow Declaration on Forest and Land Use. अभी ये डिक्लेरेशन साइन करी गई COP26 के दौरान, जो कि यूके में हो रही थी 30 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। एंड क्योंकि जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट्स थी या दूसरी यूएनईपी की रिपोर्ट्स थी, दे वर सेइंग कि वी नीड टू टेक अर्जेंट एक्शंस इन मल्टी डिमेंशनली, तभी हम क्लाइमेट चेंज को कंटेन कर पाएंगे। और हम टेम्परेचर जो है, हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें कंटेन करना है, एंड एट मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन करना है अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स बाय 2100। तो ये वो कह रहे थे कि ये आईपीसीसी की रिपोर्ट्स ने बोला कि हम जो ये टारगेट है 1.5 तक का, इसको तो हम 2030 तक ही ब्रीच करने वाले हैं, और हमारा टेम्परेचर 2100 तक कितना चला जाएगा, 3.5 से 4% राइज कर जाएगा अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो इसलिए हमें मैसिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है, और हमारे एनडीसी टारगेट्स हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उस सेंस में ये बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या ये एग्रीमेंट क्या कहता है। देखो, ये डिक्लेरेशन क्या बोलती है कि हमें हर तरह की डिफॉरेस्टेशन को, वी हैव टू एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन विद इन द नेक्स्ट डिकेड, यानी 2030 तक। और इसके लिए हमने एक टाइम बाउंड मैनर में हमें इतना, यानी $19 बिलियन का टारगेटेड फंड्स हमें इस इन एक्टिविटीज़ के लिए, यानी सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने के लिए हमें देने होंगे उन कंट्रीज़ को जिन्होंने इसको साइन किया है 2030 तक। सो ये लैंडमार्क क्यों है इन टर्म्स ऑफ, ये लैंडमार्क डिक्लेरेशन क्यों है? नंबर 1, क्योंकि इसका कमिटमेंट जो है दैट इज़ वेरी मैसिव, और सेकेंडली फंड्स का भी प्रोविज़न है। ठीक है, सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसका हम देख लेते हैं कि फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको इतना फोकस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, या LULCC एक्टिविटीज़ है ना, ये प्रॉब्लम का भी कारण है, यानी कि दे लीड टू क्लाइमेट चेंज, बट दे आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो। तो इनका रोल एक तो क्लाइमेट चेंज में है, दूसरा सॉल्यूशन में है, यानी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में और एडेप्टेशन में। ठीक है, और हमारी पहले भी बहुत सारे रेगुलेशंस रही हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं लैंड डिग्रेडेशन और सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस को लेके, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इसको इतने बड़े लेवल पे फोकस करा गया है ग्लोबली, और फंड भी कमिट करे गए हैं। इसलिए इट कैन बी ए मॉडल इन इटसेल्फ, जो कि दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हम उसको लगा सकते हैं, या दूसरे इनिशिएटिव्स में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो लगभग 1/3 है, 1/4 है। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ ग्लोबल एमिशंस कम फ्रॉम लैंड यूज एक्टिविटीज सच एज लॉगिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड फार्मिंग। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट आस्पेक्ट। और दूसरा इंटर रिलेशन देखें हम, जैसे कि हमने देखा, नंबर 1, लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंज, इट इज़ लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। वी हैव सीन हाउ इट हैज़, और जैसे कि क्यों, हाउ डज दिस लीड टू क्लाइमेट चेंज? क्योंकि अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस जब आप करते हो, जैसे कि आपका लैंड मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो वो प्रॉपर नहीं है, जैसे अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उसमें जो आपका CO2 है वो निकलता है। ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से NO2, मीथेन, ये सब गैसेस निकलती हैं, एंड दे लीड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड ग्लोबल टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो अगर हम सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस करेंगे तो हम क्लाइमेट, एक तो हमारा ये एमिशन कम हो जाएगा, दूसरा सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए मिटिगेशन और अडेप्टेशन में हेल्प मिलेगी हमें। ठीक है, दूसरा लिंक अगर हम देखें इनके बीच में, क्लाइमेट चेंज होगा तो इट विल फर्दर लीड टू लैंड डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। हाउ? क्योंकि जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उस पर असर पड़ता है, ईल्ड्स पे असर पड़ता है। ठीक है, फॉरेस्ट में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाते हैं, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। और अगर ये सब एक्टिविटीज़ कम होंगी तो अपने आप उसका कार्बन पोटेंशियल, जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल है, वो हमारी लैंड का या हमारे फॉरेस्ट का वो कम हो जाता है, चाहे वो आपका सॉइल बेस्ड कार्बन हो या आपकी बायोमास बेस्ड कार्बन हो, तो दोनों कम हो जाती हैं। ये इसका लिंक है। और तीसरा लिंक है कि हाउ दिस कैन बी पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन, तो हाउ सस्टेनेबल लैंड यूज कैन बी पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। कैसे इट कैन बी अ पार्ट?
वो हम आगे देखेंगे। उसके सारे कमिटमेंट्स और प्रिंसिपल्स जो हैं ग्लासगो डिक्लेरेशन के, दे विल टेल अस कि कैसे इट कैन बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगर हम इसका देखें, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर इट लीड्स टू 73.2% जो कंट्रीब्यूशन है इसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। लेकिन सेकंड नंबर पे क्या एक्टिविटीज़ आती हैं? लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर हो चाहे फॉरेस्ट्री हो चाहे लैंड यूज, इसका भी कितना सिग्निफिकेंट 18.4% कंट्रीब्यूट करता है ये। तो हमें ऑफन हमारा फोकस जो होता है ना, वर्ल्ड का जो फोकस रहा है वो फॉसिल फ्यूल पे रहा है कि कैसे हमें कोल डिकार्बनाइजेशन करना है, कैसे हमें हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स पे हम फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं। यानी कि हम इकोनॉमी का जो ट्रांजिशन है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ कर रहे हैं। लेकिन जो ये एक्टिविटीज़ हैं इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन अब इस डिक्लेरेशन में इसको फोकस करा गया है और इन ए वेरी टाइम बाउंड एंड इफेक्टिव मैनर। सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। आपका पहला इसमें ये डायग्राम में दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो जिसमें लैंड यूज़ एज ए सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे UNCCD है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, 1992 में साइन करा गया था। UNFCCC के साथ साथ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ऐसे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है, बोन चैलेंज है टू रिस्टोर द डिग्रेडेड लैंड्स। देन वी हैव REDD+, ठीक है, रेन फॉरेस्ट अलायंस है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है, SDG 13 है। सो दे ऑल टेक इन टू अकाउंट दीज सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस टू टैकल द क्लाइमेट चेंज एंड अदर लाइवलीहुड बेस्ड इशूज़। ठीक है। ग्लासगो डिक्लेरेशन फिर हमारी लेटेस्ट अभी है। सो लेट्स डिस्कस द की प्रोविजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लासगो डिक्लेरेशन। तो ग्लासगो डिक्लेरेशन में आप अगर लैंड को, इसका एसेंस ये है कि अगर आप लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ को ढंग से मैनेज करते हो, सस्टेनेबली मैनेज करते हो, सो इट विल हेल्प अस टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जैसे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हमें ख़त्म करना है, या फिर हमें ज़ीरो हंगर करना है, ठीक है, या हमें जो हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी की उसको टारगेट करना है। वल्नरेबल सेक्शंस की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, हम सस्टेनेबली लैंड को मैनेज करके उसको उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एडेप्टेशन और हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दे ऑल आर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ आवर लैंड यूज सिस्टम्स एंड फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज़। तो ये जितना हेल्दी होगा, जितना सस्टेनेबल होगा, उतनी ये सारी एक्टिविटीज़ हेल्दी होंगी, ठीक है, और ऑप्टिमम होंगी। सो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या है? नेक्स्ट इज अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्या है? देखो एग्जाम्पल के लिए ये SDG गोल 12 है, तो इसके थ्रू हम, यानी सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस के थ्रू हम क्या टैकल करना चाह रहे हैं कि हम फोकस करेंगे अपनी एक्टिविटी की सारी प्रोडक्शन पे और कंजम्पशन पे कि वो सस्टेनेबल हो। जैसे सस्टेनेबल प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जैसे साइंटिफिक एग्रीकल्चर करो आप, ठीक है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर करोगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आपका जो CO2 का एमिशन होगा, CH4 का एमिशन होगा, NO2 का एमिशन होगा, वो अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूरिया बेस्ड सब्सिडीज़ को कम कर देते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को प्रमोट करते हो, तो यूरिया की कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगी और उससे NO2 का एमिशन कम हो जाएगा। ठीक है। लाइक दैट वी कैन लिंक इट टू अदर एक्टिविटीज़। ऐसे ही फॉरेस्ट, आपका सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का आप यूज़ करते हो, तो आपकी हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट होगी वो क्या होगी, ऑप्टिमम होगी, और उससे आपका क्या होगा, वो कार्बन सिक्वेस्टर कर पाएंगे ज़्यादा अपने बायोमास में भी और सॉइल में भी। ठीक है। ऐसी कंजम्पशन, अगर आपकी सस्टेनेबल कंजम्पशन होगी, अगर हम कैरिंग कैपेसिटी वाले प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है, अपना फुटप्रिंट, हमारा कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं हम, तो हम ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल वे में हम कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, चाहे एनर्जी एफिशिएंसी को हम बढ़ा रहे हैं अपनी, या हम फूड और वाटर जो है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं अपनी कंजम्पशन के थ्रू, तो हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, और इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा हमारा कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा, या हमारा दूसरा GHG फुटप्रिंट है वो कम होगा। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, यानी ये इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स है कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली इन एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने लैंड को सस्टेनेबली मैनेज करेंगे। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप कर रहे हो, सपोज करो आपको भारतमाला प्रोजेक्ट है, या फिर आपका सागरमाला है, या दूसरा टाइप का मिशन गति शक्ति है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से प्लान करो कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो मिनिमाइज़ हो सके, और उसकी जगह पे अगर आप जैसे लैंड आप रोड्स भी बना रहे हो, तो उसके आसपास कुछ फंड है जो उसके पेड़ लगाने के लिए जाना चाहिए और उनको सस्टेनेबली
मेंटेन करने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी ट्रेड में जो आपका है कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ को आप ट्रेड में प्रमोट करोगे जो कि, यानी आप ऐसी चीज़ों के ट्रेड को ज़्यादा प्रमोट करोगे जो सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस से आ रही हैं। ठीक है, ऐसी आप इन्वेस्टमेंट होगी जो उसको ग्रीन एक्टिविटीज़ में, जैसे ब्लू बॉन्ड्स होते हैं, ग्रीन इकोनॉमी के जो बॉन्ड्स होते हैं, उनमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करोगे। कैसे? उनको प्रॉफिटेबल बना के कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज़। ऐसे ही जो तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि पीपल लाई एट द कोर ऑफ एनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस डिक्लेरेशन में भी जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, दे हैव बीन फोकस्ड, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड डायरेक्टली लैंड बेस्ड एक्टिविटीज से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं। देन दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, दे आर सिमिलर टू दीज, अब मोर एलेबोरेट, जैसे कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कंजर्व करेंगे और रिस्टोर करेंगे किसको? अपने लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स को, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को। ठीक है, ये SDG 12 से भी, SDG 13 से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, वो यही यही है वो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, ऑब्वियसली इफ़ वी विल फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, तो हमारा ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल मैनेजमेंट होगा हमारे लैंड बेस्ड रिसोर्सेज का। देन वल्नरेबिलिटीज़ को रिड्यूस करोगे आप, और कैपेसिटीज़ को एनहांस करोगे, किसकी? आपकी जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड हैं। ठीक है, रूरल लाइवलीहुड हो गई, जैसे उनको सिक्योर करोगे, कम्युनिटीज़ को एम्पावर करोगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करोगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करोगे। सो कैसे? थ्रू नेशनल लेजिस्लेशंस और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप प्रमोट करोगे। देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर एनहांस फाइनेंशियल कमिटमेंट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ऑब्वियसली अगर फंड नहीं होंगे तो आप इन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। देन रोबस्ट पॉलिसीज एंड सिस्टम्स, ताकि जो हमने इतने बड़े कमिटमेंट्स करे हैं हम उनको टाइमली अचीव कर सकें, क्योंकि बिना किसी सिस्टम के कोई भी एफर्ट जो है या कोई भी इनिशिएटिव है वो सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए हम फंड फ्लोज को मेंटेन करेंगे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के थ्रू भी और नेशनल पॉलिसीज़ के थ्रू भी। ठीक है, ऐसे ही वर्ल्ड और ग्लासगो हमारा ये हो गया। अब वर्ल्ड एंड ग्लासगो डिक्लेरेशन, वर्ल्ड एंड ग्लासगो डिक्लेरेशन का कि 105 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, इंक्लूडिंग UK, US, रशिया, जो कवर करते हैं 85% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। देन इंडिया ने साइन नहीं किया, अलॉन्ग विद दीज कंट्रीज ऑफ G20, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना। ये आप देख लेना क्यों साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने बोला कि आप ट्रेड जैसी एक्टिविटीज़ को इसमें लिंक मत करो क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि वो किसके एम्बिट में आती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यहाँ उसकी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं या यहाँ उसको टैकल किया जा सकता है। और एक दूसरे अप्रीहेंशंस भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया को हमारी जो डेवलपमेंट कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, नेशनल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए हमें एक डेवलपमेंट स्पेस चाहिए। ठीक है, हम नहीं चाहते कि अननेसेसरीली हमारी पॉलिसीज़ को बर्डन किया जाए डिफरेंट जो ग्लोबल डिक्लेरेशंस हैं उनके थ्रू, जैसे जहाँ पे हमें लगता है कि नेसेसरी नहीं है, वी आर ऑन राइट पाथ एंड देयर अदर ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ग्लोबली, वहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ट्रेड को लिंक मत करो यहाँ पे, क्योंकि वो WTO के एम्बिट में आता है। ठीक है, ताकि हमारी, जैसे अगर कल को ये होता है कि वो कुछ एक्टिविटीज़ को हमारी को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाए डेवलप कंट्री, कि जैसे आपका ट्रेड है, जो आपका ट्रेड तो आप तो सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस का फॉलो नहीं कर रहे, तो हम आपके पे टैरिफ्स लगाएंगे, ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, तो हमारे तो ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, जैसे पहले से ही हमने देखा ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स के नाम पे हम पे इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, जिससे हमारे इंपोर्ट क्या हो जाते हैं, उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, और इससे हमारे को नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे आप समझ सकते हो, इसलिए हमारे अप्रीहेंशंस हैं, वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और हम पहले से क्लाइमेट चेंज के फ्रंट पे इतना डोमेस्टिकली इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या आपका देखो, चाहे अभी हम इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, लेकिन इंडिया अपने डोमेस्टिकली बहुत सारे एक्टिविटीज़ ले रहा है, जो कि विच आर इन लाइन विद कंट्रोलिंग दी टेम्परेचर राइज टू 1.5 और 2 डिग्री से सेल्सियस। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस ये है कि या एंड वेरी लैंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू कंटेन दिस टू एंड दिस डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल लैंड डिग्रेडेशन विद इन नेक्स्ट डिकेड, नंबर 1। देन हमारा जो लाइवलीहुड है, जो मतलब लोगों को इसने सेंटर स्टेज पे रखा है, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड डायरेक्टली इससे जुड़ी हुई है, फॉरेस्ट से, लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ से। सो ये इसका सिग्निफिकेंस है। देन एक टारगेटेड मैनर में इसको डेफिनेट टाइमलाइन है फंड ट्रांसफ़र की, 21 से 25 के बीच, $19 बिलियन। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इट कैन बी ए मॉडल विच कैन बी इमुलेटेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ एमिशन रिडक्शन। ठीक है, सो दिस
was from my side. And if any suggestions, please uh, you can comment and be like feel free to give suggestions. Thank you.